हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रीवियस पेपर के बारे में। प्रीवियस पेपर की अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस पेपर है दिसंबर 2022 का, ठीक है। और इसमें एक वैकेंसी उसमें पूछा जाता है कि बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है सोयल साइंस। तो सोयल साइंस को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स वैरिड है, पैनिक है कि भी एग्जाम कैसा आता है कैसे नहीं आता है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं आज, ठीक है। डिटेल्स में बात क्या करें आज, उसका पेपर हम सोल्व करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आगे ही ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये एक बीएससी एग्रीकल्चर दिसंबर 2021 का एग्जाम है। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 2021 और 22 और की बात करें 2023 अगर के पेपर तीनों को अगर आप निकाल लेते हो अच्छे से, तो आपको अच्छा नंबर आपको मिल जाता है सोशल साइंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिसंबर 2021 फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस। कोड है जिसका AG 103, आपको न्यू कोर्स है तो आप अपना कोड को चेक कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर अगर एमएससी यूनिवर्सिटी से कोई है तो एमएससी यूनिवर्सिटी से अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो है। और ये कोड उनके लिए है AG 103। न्यू कोर्स है, 50 मार्क्स का होता है। ये एक्सटर्नल एग्जाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का होता है आपका। और 25 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं और 25 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो टोटल जो आता है मार्क्स आपका 100 में से आते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका। इसमें पूछा गया है, ये पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, A, B एंड C में। सेक्शन ए में डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देने पड़ेंगे, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर देने पड़ेंगे और सेक्शन सी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर देने पड़ेंगे। ये इस एग्जाम का शेड्यूल है, पैटर्न है। उसके बाद हम बात करें तो ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी की बात करें तो इस प्रश्न में 3 खंड दिए गए हैं। पहला ए बेस है। खंड ए में जो है आपका विस्तृत आपको उत्तरी प्रश्न देने हैं। खंड बी में आपको लघु उत्तरी प्रश्न देने हैं और जो खंड स है उसमें आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न है जिनका आंसर आपको देना है, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। आपको यहाँ से पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन 2 नहीं करने होते हैं, क्वेश्चन 3 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये एग्जाम पैटर्न किसी सब्जेक्ट का हो दूसरा है, बट मैं आपको इसी तरह का आपको पेपर मिलेगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो यानी कि 3 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है। पहला लिखा है क्वेश्चन पहला है कि मृदा निर्माण खनिज जो है, मृदा निर्माण खनिजों को सूचीबद्ध कीजिए। इनका अपेक्षय क्या होता है, अपेक्षय कैसे होता है, इनकी मृदा में परिवर्तित रूपों का उल्लेख कीजिए। ये कह रहा है कि जो मृदा निर्माण होते हैं यानी कि सोयल मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स को फॉर्मेट करने का काम करते हैं, यानी ठीक है, उसमें जो अपेक्षय होता है, अपेक्षय उसमें कैसे होता है, ठीक है। अपेक्षय कैसे होता है तो इनके इसमें वो कैसे उल्लेखित किया जा सकता है उसके बारे में। इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोयल जेनेसिस। सोयल का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग। सोयल फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, मतलब उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, ये आपको सामने दिख रहा होगा सोयल फॉर्मेशन क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। जो रॉक्स होती है, जो चट्टानें होती हैं, उनके अंदर जो वेदरिंग होता है उसकी वजह से सोयल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इंटैक्ट रॉक्स में डिकम्पोज्ड या ब्रोकन इनटू द लूज मटेरियल्स बाय द एक्शन ऑफ द वेरियस एटमॉस्फेयर एजेंट्स। एटमॉस्फेयर एजेंट के द्वारा जो रॉक्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे उस मटेरियल्स में टूट जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये एटमॉस्फेरिक एजेंट्स होते हैं। 2 प्रकार से होते हैं, एक मैकेनिकल्स होते हैं, फिजिकल होते हैं और केमिकल वेदरिंग होती है। 3 प्रकार की वेदरिंग होती है स्टूडेंट्स। मैकेनिकल वेदरिंग जो खुद के द्वारा किया जाता है, यानी मेड बाय,
मैन मेड के द्वारा, इंसान के द्वारा जो किया जाता है। फिजिकली जो होता है आपका जैसा टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, जो टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, क्लाइमेट्स हो गया, इस तरह। केमिकल वेदरिंग जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, जैसे आपका हाइड्रोलाइसिस वगैरह होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह मतलब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस वगैरह होती है जो किसी केमिकल से थ्रू होती है। तो ये तो आपको समझ गया है कि ये इस तरह का क्वेश्चन था, वो आंसर आपको देना था इसमें। आगे हम बात करते हैं। तो आप फिजिकल वेदरिंग में ये प्रोसेस देख सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, अल्टरनेटिव वीटिंग या ड्राइंग प्रोसेस होती है, बहुत सारे प्रोसेस है। ये केमिकल है, हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया था, रिएक्शन ऑफ द वाटर, जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है, विल नॉट द कंटेंट इनटू द स्टैटिक वाटर। ये आपसे कैटन एक्सचेंज ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है। फैक्टर इन द मेजरिंग मैन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, टोपोग्राफी होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट है, क्लाइमेट एक फैक्टर होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था आपसे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलो फिर वहां पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बता दिया आपका। सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, जो चट्टाने होती हैं, चट्टानों में वेदरिंग यानी कि टूटने फूटने से, जो चट्टाने टूटने फूटने से उनका अपेक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन है मृदा निर्माण से आप क्या समझते हैं, सोइल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, सोइल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वही है सेम फैक्टर इफेक्टिव ऑफ सोइल फॉर्मेशन, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे आपका फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स में जितने भी आपका भौतिक की जितनी सारी चीजें आती है, चाहे वो टेम्परेचर हो स्टूडेंट, चाहे वो क्लाइमेट हो, ठीक है, वो सारा का सारा जो फैक्टर इफेक्टिव ऑफ सोइल फॉर्मेशन में ही आता है, ठीक है। उसके बाद मृदा निर्माण से आप क्या समझते हैं, मृदा सोइल फॉर्मेशन क्या होती है। देखो, सोइल फॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, रॉक्स क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उसके बाद जो आपको सोइल जो बनती है उसे कहा जाता है मृदा निर्माण, ठीक है। ये अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मृदा निर्माण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को समझिए और इसके कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या होता है कि हम कैसे एसिड सोइल को सुधार सकते हैं। देखो स्टूडेंट, जो अम्लीय मृदाएं होती हैं, एसिड सोइल होती है, इसको किसके द्वारा सुधारा जाता है, लाइम के द्वारा सुधारा जा सकता है, चूने के द्वारा सुधारा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। उसके बाद क्षारीय मृदाओं का वर्गीकरण करना होता है कि जो सैलाइन सोइल होती है, सैलाइन सोडिक सोइल जो होती है, उसके क्या, उसको क्लासिफाइड कीजिए। ये क्वेश्चन बट आ नहीं सकता मुझे लगता है इस तरह का क्वेश्चन, बट इन्होंने पूछा है तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपका मृदा कलिल क्या होता है, सोइल कोलाइड्स। देखो मृदा कलिल से अगर मैं बात करूं, मृदा कलिल क्या होते हैं, आपने सोइल कोलाइड्स का मतलब होता है कि मिट्टी में यानी कि मृदा में पाए जाने वाले जो छोटे सोइल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं सोइल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सोइल कलिल बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करूंगा, देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोइल कोलाइड्स होते हैं। सोइल कोलाइड्स ए पार्टिकल्स आदर मिनरल्स या ऑर्गेनिक विद डायमीटर जिसका साइज इतना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोइल कोलाइड्स कहते हैं। मृदा कलिल का मतलब होता है मृदा के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे टुकड़े को हम सोइल कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। इनका स्माइल क्योंकि इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ये इसमें ये सस्पेंशन है, सोल्यूशन में काम करते हैं, ठीक है। ये इस तरह की चीजें हैं, ये आप देख लेना, इस सोइल कोलाइड्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उनका क्लासिफाइड करना था, क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसमें। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही पूछा जाता है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोयल और क्लासिफिकेशन ऑफ यूपी सोयल से क्वेश्चन आता है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना। अगर आपको 10 नंबर लेने हैं तो आपको 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। एक तो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोयल या टाइप्स ऑफ इंडियन सोयल, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसमें। दूसरा है आपका क्लासिफाइड ऑफ यूपी सोयल, यूपी सोयल कितने प्रकार की होती है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेशी सोयल का ज्ञान आपको पता होना चाहिए, सोयल कितने पर कौन कौन सी सोयल उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यूपी की सोयल के बारे में। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यूपी की सोयल है, ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी के प्रकार हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें मिल जाएगी। ये आपकी मिट्टी के प्रकार हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी की सोयल है, इससे पूछा जा सकता है आपका। जो भाबर मृदाएं होती है, भाबर की मिट्टी जो होती है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में
ये मिट्टी जो होती है आपका शिवलिक तलहटी के साथ एक पट्टी पाई जाती है, यानी कि ये सहारनपुर में। और बिजनौर जिला जो है आपका मुजफ्फरनगर से थोड़ा ही अगर हम बात करें 50-60 किलोमीटर पड़ता है सहारनपुर, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मूल की है, यानी कि इनका जो निर्माण हुआ है एलुवियल सोयल से हुआ है। एलुवियल सोयल मतलब वे सोयल जिनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, रिवर्स के द्वारा या नदी के द्वारा हुआ है। वो मैंने डिस्कस कर लिया था कि एलुवियल सोयल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तराई मृदाएं हैं, तराई मृदाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, यहाँ पर अच्छा पूछा जाता है क्वेश्चन। मैदानी की मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यानी कि वही है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मिट्टी का ग्रुप है वो कौन सा है, एलुवियल सोयल है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर यही मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण पठार की मिट्टी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण पठार या बुंदेलखंड की मिट्टी है ये। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। परवा मिट्टी, राकल मिट्टी, मोटी मिट्टी, ये सब मिट्टी के प्रकार है इधर, ठीक है। अन्य मिट्टी बहुत है, भाट मिट्टी है, बोर है, ये सब पढ़ लेना स्टूडेंट। मेरा कहने का मतलब है मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर सोयल साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से आप अपनी स्टडी को तैयार कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हुआ आपका उत्तर प्रदेश की मृदाओं का वर्गीकरण, इस तरह के क्वेश्चन है। एक होता है आपका, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। देखो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, एक बात को समझने की कोशिश करो। एक होता है हुमस। हुमस का मतलब क्या होता है, हुमस का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक अगर हम बात करें कोई भी मटेरियल्स होता है जैसे कि आपका लीव्स वगैरह है, जब वो डार्क कलर का हो जाता है, डार्क कलर का मतलब होता है डार्क कलर का यानी ब्लैक कलर का हो जाता है, वो किसके द्वारा, वो कब होता है, जब वो डिकम्पोज होता है। किसके द्वारा, मान लो कोई लीफ है और लीफ वगैरह जो है वो स्टेम से प्लांट से रिमूव हुई है, नीचे गिरी है, तो वो सोयल के कांटेक्ट में आई, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई, तो वहां पर वो डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने गलने लगती है। उसके बाद जो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हुमस। क्या बोलते हैं उसको, हुमस यानी कि जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ह्यूमस की। ये डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट मैटर एंड एनिमल्स ऑकर, ठीक है। कुछ डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से जो बनता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ये ठीक है, ठीक है। इसके बारे में ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस के फॉर्मेशन को ये क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। जो ह्यूमस होते हैं यानी कि जो जीवाश्म होते हैं उसके फॉर्मेशन को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, दो इस बात का मतलब थोड़ा सा मैं आपको सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह का पेपर आपको यहाँ पर आ सकता है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद आता है, ये आपके वन क्वेश्चन है 10 नंबर का, एक क्वेश्चन एक 10 नंबर का है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन है 10 नंबर का है, आपसे पूछा जा सकता है कि सोयल पोल्यूट्स क्या होते हैं। सोयल पोल्यूट्स की बात करें तो मृदा को प्रभावित करने वाले में कारक, प्रदूषित करने वाले कारक। पोल्यूट्स का मतलब होता है जो भी आपके सोयल को क्या करता है, प्रदूषण का करने का काम करता है, उसे पोल्यूट्स बोलते हैं। इसमें फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, हाईली फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हम करते हैं, उसमें आ सकते हैं। हाईली पेस्टिसाइड का प्रयोग हम करते हैं, हाईली हर्बिसाइड का प्रयोग हम करते हैं। ये बहुत सारे इसके अंदर प्रमुख कारक आप पता कर सकते हैं कि हाईली अगर हम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं खेतों के अंदर, तो वहां पर सोयल भी हमारी क्या होगी, पोल्यूट्स होगी, हमारी सोयल भी प्रदूषित होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन है। वीडियो ज्यादा लंबा बन जाता है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे ज्यादा स्पीड लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं। मृदा अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, सोयल रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि सोयल टेक्सचर क्या होता है और सोयल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, एक टेक्सचर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जो टेक्सचर होता है और जो स्ट्रक्चर होता है इसमें थोड़ा सा अंतर है स्टूडेंट्स। जो टेक्सचर होता है उसमें क्या होता है कि जो सोयल के पार्टिकल्स होते हैं वे एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब होता है, मान लो अगर मैं बात करूं टेक्सचर कणाकार की बात करूं, टेक्सचर की बात कर रहा हूं, इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि जब हम मृदा के मतलब सोयल के पार्टिकल्स जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं तो उसे हम टेक्सचर कहते हैं। मान लो कले है, कली मिट्टी है, सैंड मिट्टी है, कले सैंड और आपका आप कह सकते हो एक लो मिट्टी है, या ऐसे ठीक है। कले है, सैंड है, सिल्ट है, सिल्ट भी आप कह सकते हो। चलो कले सैंड सिल्ट ले लेते हैं, कले ले लेते हैं, सैंड ले लेते हैं और सिल्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं इनका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 100, इसका 200 है,
और इसका 50 है। तो इनका अगर हम रेशियो करेंगे तो 10 इंटू 20 और 5 यानी कि 10 रेशियो, इसका रेशियो बनेगा 10 रेशियो 20 रेशियो 5। तो अगर सोइल का पार्टिकल्स इस रेशियो में बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि मृदा के सोइल के पार्टिकल जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, यानी कि निश्चित अनुपात में एक सोइल के पार्टिकल्स बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोइल टेक्सचर बोलते हैं। और जब सोइल के पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं तो उसे हम सोइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई बात समझ में? इस बात को आप ध्यान से रखना थोड़ा सा, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ क्यों ऑन है क्या। हाँ, ये मेरा माइक ऑन है, मैं देख रहा था। अगर सोइल के पार्टिकल्स अगर आप कह सकते हैं एक लाइन में याद रखना चाहे तो एक लाइन में आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं, जब सोइल के पार्टिकल्स अरेंज इन द ग्रुप, अगर अरेंज हो रहे हैं सोइल के पार्टिकल्स, एक अरेंज हो रहे हैं, अरेंज मतलब एक समूह में आकर मिल रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। जब सोइल के पार्टिकल्स एक अनुपात में आकर मिलते हैं तो वो टेक्सचर बनाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एग्जामिनर भी पूछते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या टेक्सचर को चेंज किया जा सकता है, क्या टेक्सचर को चेंज किया जा सकता है या स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, टेक्सचर को चेंज नहीं किया सकता, डज नॉट चेंज इन द टेक्सचर बाय, बट स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। द स्ट्रक्चर चेंज भी बाय टिलेज के द्वारा स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। अब देख लो, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखने चाहोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह हाई परमेबिलिटी होता है, कॉलम या प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, मैसिव स्ट्रक्चर होता है। ये सोइल के स्ट्रक्चर है, इनको चेंज किया जा सकता है किसके द्वारा, टिलेज के द्वारा। हैरो चला दो कल्टीवेटर के द्वारा आप इसको चेंज कर सकते हो। बट जो टेक्सचर होता है ना, टेक्सचर को चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि भाई वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर आकर बन गए ना। अब एक टेक्सचर मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिल गया तो उसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। जैसे आपको ना जल है तो जल के पानी को आप क्या कर सकते हो, जल के पानी को यानी कि जल के उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसको बर्फ बनाया जा सकता है। इसको छोटे कभी अगर आप अपने गिलास में रख दिया तो गिलास की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा बर्फ का, कटोरे में रख दिया, इसमें बाउल में रख दिया तो बाउल के प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो बट टेक्सचर को चेंज नहीं किया जा सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सोइल बफरिंग क्या होता है, मृदा उभय प्रतिरोधन। ये किसका उभय प्रतिरोधन होता है, पीएच का। यानी कि सोइल बफरिंग का मतलब ये होता है कि जो हम पीएच को रेसिस्टेंट कर सकते हैं, यानी कि पीएच को रोकने की जो क्षमता होती है उसे सोइल बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सोइल प्रोफाइल क्या होता है, जब मिट्टी को हम वर्टिकल सेक्शन में या वर्टिकल लेयर में काट देते हैं तो उसको हम उसमें कुछ लेयर दिखाई देती है, उन लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। जब सोइल को वर्टिकल लेयर में इस तरह वर्टिकल लेयर में काटा जाता है, कट किया जाता है, तो उसमें कुछ लेयर्स दिखाई देती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव कहते हैं। ठीक है, जो हमारी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जैसे हमने अभी बताया जो ह्यूमस को सड़ाने का काम कौन करता है, यही करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। ठीक है, सोइल टेम्परेचर, मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है यानी कि मृदा तापक्रम, उसे सोइल टेम्परेचर बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सोइल की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मान लो ये एक कंपोनेंट्स होता है इस तरह का, इसमें होती है चीजें क्या क्या, सोइल एयर होता है 25%, सोइल वाटर होता है 25%, मिनरल्स होता है 45% और ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है, 5% होता है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कभी इंक्रीज भी हो जाता है, कभी डिक्रीज होता है। कुछ लोग कहते हैं कहीं सोइल वाटर आता ज्यादा भी हो सकता है और सोइल एयर कम भी हो सकती है। बट कंपोनेंट ऑफ सोइल की बात करें तो सोइल जो बनती है आपका, सोइल एयर से बनती है जो 25% होता है, वाटर से बनती है 25%, मिनरल्स होता है 45% और ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन थी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसमें और पढ़ना चाहते हो तो मैं थोड़ा, ये सोइल टेक्सचर की परिभाषा है, आप ये सोइल टेक्सचर की परिभाषा है, इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका बफरिंग है, बफरिंग, सोइल बफरिंग मैंने अभी बताया, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको एक कोलाइट्स के बारे में बताया, ये वेदरिंग के बारे में, सोइल फॉर्मेशन के बारे में, ये डेफिनेशन सोइल फॉर्मेशन है।
ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद लेक्चर लाऊंगा दिसंबर 2022 और 30 21 का था, 22 और 30 दोनों के पेपर सोल्व कराऊंगा। तो यहाँ से आपको अच्छी अच्छी खासी आपको मुझे लगता है कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको अभी भी आगे भी डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, तो नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबे बन जाता है। तो ये आपको पेपर रहा, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।